भाई चैप्टर 6 ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, तो उसके न्यूमेरिकल्स के रिवीजन में स्वागत। सबसे पहले भाई फैराडे और हेनरी ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, थियोरेटिकल स्टफ नो डाउट, बट उस एक्सपेरिमेंट्स का एक सुर सबसे इंपॉर्टेंट निकला, जो उसका कंक्लूजन है बताता हूं मैं थोड़ी देर में। बट इस चैप्टर का सुपरस्टार मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड phi m is b bar dot a bar. B bar is magnetic field, a bar is the area vector which is b a cos theta. अच्छा, अगर आपके कॉइल में n टर्न्स हो तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi m is b a n cos theta. And SI unit is a scalar quantity, yeah? SI unit of phi m. Now this is Tesla, this is meter square, so Tesla meter square, or better known as Weber. Okay, 1 Weber is 1 Tesla meter square, or ideally 1 Tesla can be said to be 1 Weber per meter square. So many a times टेस्ला की जगह मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज आई वाज सेइंग, व्हाई इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज द कंक्लूजन वाज दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेस, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ और करंट is induced in the coil. So जब भी आपसे कभी कभी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि सपोज ये कॉइल है और ये मैग्नेट तुम ला रहे हो, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो सबसे पहले ये देखो, कॉइल स्टेशनरी, ये मैग्नेट लाया जा रहा है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज, एंड इफ द फ्लक्स चेंजेस इन एनी वे, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। अगर जिस स्पीड पे मैं मैग्नेट ला रहा हूं उसी स्पीड से कॉइल को भी आगे लेके जा रहा हूं, डोंट यू अग्री? दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, एंड एज अ रिजल्ट ईएमएफ और करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल रिमेन्स द सेम, द फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, एज अ रिजल्ट ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड। इक्वेशन इस ईएमएफ का दिया फैराडे ने, और फैराडे ने जो लॉ दिया ईएमएफ के लिए, इट वाज एज सिंपल कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द टाइम टेकन, एंड वी इंट्रोड्यूस्ड अ माइनस साइन. Negative sign was given due to Lenz's law, which signified direction. So negative sign was due to Lenz's law. Now instantaneous EMF epsilon is minus d phi m by dt, and for n turns same equations will suffice. Epsilon is minus n d phi m by dt if your phi m is the flux with each turn, change of flux with each turn. And अगर करंट चाहिए, इंड्यूस्ड करंट, by Ohm's law I will be epsilon by r. I am dropping the negative sign now because it is symbolic. So if there are n turns, then this is n delta phi m by r delta t. And अगर कोई तुमसे इंड्यूस चार्ज मांग ले तो घबराइएगा नहीं, करंट I we know is delta q by delta t, and equate it with n delta phi by r delta t. Delta t has to go away, and you are left with delta q is n delta phi m by r. आप देखें इंड्यूस चार्ज में टाइम का फंडा आता ही नहीं है, so it is n delta phi m by r, which is n phi 2 minus phi 1 by r. So these were the equations from Faraday's law, and now how can we leave behind Lenz's law? Any problem so far? No problems? Okay. So इसमें बहुत सारे यहां तक जो हमने किया, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि सपोज मेरे पास एक कॉइल है, n टर्न्स है, एंड इनिशियली एंगल 0 है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में, तो phi 1 विल बी BAN cos 0. फिर मैं इस कॉइल को घुमाता हूं ताकि एंगल चेंज होके 180 डिग्रीज हो गया,
तो phi2 is BAN cos 180 एंड टाइम भी दिया हुआ था डेल्टा टी इतना टाइम है, तो EMF फाइंड करो, तो EMF फाइंड करना डेल्टा फाई एम बाई डेल्टा टी विच इज phi2 माइनस phi1 बाई डेल्टा टी। तो यहां पे बैन कॉस 180 बैन कॉस 0 लगा दो, डेल्टा टी से डिवाइड करो एंड यू हैव योर EMF। करंट फाइंड करना है तो एप्सिलॉन बाय आर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लक्स phi1 इज BAN cos 0 डिग्री और अचानक से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देंगे इंक्लिनेशन वही रखते हुए, तो B2AN cos 0। तो ये तो यही है, B1 B2 अलग है तो phi2 phi1 अलग होंगे, तो चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा तो EMF मिल जाएगा। सो मेजॉरिटी केस में phi इज इक्वल टू बैन कॉस थीटा के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है, इधर का उधर या उधर का इधर, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, एंड नाउ द सुपरस्टार ऑफ द डे, लेंज़ेस लॉ। बाय गॉड, कोई भी EMF या करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है ये लेंज ने हमको सिखाया, बाकी का कोई सिखा नहीं पाया, तो लेंज ने हमको सिखाया। एंड लेंज का लॉ सुनने में थोड़ा और लगता है। लेंज ने यह कहा था द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। सर अर्थात हमेशा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद लोगों को ये होता है, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसने उस करंट को बनाया, इंड्यूस्ड करंट को, उसका डायरेक्शन इसी तरह का होगा कि वो सामने वाले को अपोज करे। अर्थात के लिए मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, बगैर एग्जांपल के तो बात करना मुश्किल है। सो आई गॉट दिस कॉइल एंड आई एम ब्रिंगिंग अ बार मैग्नेट the north pole towards it. So actually this is the coil and I am bringing the magnet like this. The first step is going to be find direction of B bar. First step, well, I know magnetic field is always from south to north. So this is your direction of B bar. So actually it's going inside the coil. मैं direction of A bar भी इसी तरह choose करता हूं कि going inside the coil. So choose direction of area vector A bar such that B bar and A bar are in same direction, या between 0 and 90, B bar and A bar in same direction. Okay, वो अच्छा रहता है। तो यहां B bar भी अंदर है, A bar भी अंदर है, so मेरा flux is increasing inside, flux is increasing in that direction. Okay, now the second step, check if flux is increasing or decreasing. सर ये कैसे पता चलेगा हमको कि फ्लक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? भाई तुम मैग्नेट करीब ला रहे हो, कॉइल के करीब ला रहे हो, तो फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल विल गो ऑन इंक्रीजिंग ना। इफ आप कॉइल को पीछे ले जा रहे होते, कोई भी साइड कुछ भी हो, मैग्नेट पीछे ले जा रहे होते तो फील्ड इसके साथ डिक्रीज होता चला जाता। यहां पे फ्लक्स फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो वी आर ऑल गुड। ओके, तो हमको कोई चेंज नहीं करना। अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है, इफ फ्लक्स फाउंड टू बी डिक्रीजिंग, रिवर्स द डायरेक्शन। तो फिलहाल ये स्टेप तो अपने को काम में नहीं आएगा। बी बार भी अंदर, ए बार भी अंदर, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनसाइड। एंड फाइनल स्टेप, अब लेंस की पलटी। लेंस कहता है रिवर्स डायरेक्शन, तो नंबर 3 अकॉर्डिंग टू लेंस रिवर्स डायरेक्शन, एंड हियर द कर्ल्ड फिंगर्स फाइनली शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वेरी सिंपलिस्टिक प्रोसेस। तो फिर से एक बार कर देता हूं। बी बार अंदर जा रहा है, मैं ए बार भी अंदर चूज किया, मेरा मैग्नेट नजदीक जा रहा है, सो माय फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो आई एम गुड। अब लेंस की पलटी, लेंस की पलटी से मैं यहां आ गया एंड मेरे उंगलियां ये डायरेक्शन दिखा रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन। एंड इफ यू सी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ, तो ये नॉर्थ इस आते हुए नॉर्थ को क्या करेगा? अपोज, है ना। ये नॉर्थ
इस नॉर्थ को अपोज करेगा। दिस इज द होल जिस्ट ऑफ लेंज़ेस लॉ। एक और आइटम बता देता हूं मैं आपको, ये वायर है, करंट ऐसा है एंड करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड दिस इज द लूप। तो इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सिंप्लिसिटी इटसेल्फ। मैंने अपने राइट हैंड में करंट कंडक्टर पकड़ा, थंब शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस कॉइल के जरिए फील्ड बाहर आ रहा है। सो बी बार आउटसाइड, तो मैं इसका ए बार भी आउटसाइड चूज करता हूं, ए बार आउटसाइड। सो फ्लक्स इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स। वेरी गुड। अच्छा, करंट इंक्रीज है कि डिक्रीज है? करंट इंक्रीज होगा तभी तो फील्ड इंक्रीज होगा, फील्ड इंक्रीज होगा तभी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। सो करंट इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, नो नीड टू चेंज डायरेक्शन। अब लेंस की पलटी, नाउ फाइनल रिवर्स डायरेक्शन। भाई क्या था, बी बार आउटसाइड, ए बार आउटसाइड, फ्लक्स इंक्रीजिंग आउटसाइड, करंट इज इंक्रीजिंग, सो वी आर गुड। एंड नाउ लेंस की पलटी भूप, तो ये ऐसा, ओ वाह, दिस इज क्लॉकवाइज, सो साउथ पोल। अग्रीड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये करंट है, नीचे जा रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज द कॉइल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द कॉइल। बाहर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड्स लेता हूं, सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स। भाई डिक्रीजिंग है ये, ओ माय गॉड, सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, पलटी, सीधा पलट ही देने का, ये आउटवर्ड्स था, फ्लक्स इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स बट करंट इज फाउंड टू बी डिक्रीजिंग, पलटी। एंड अब लेंस की पलटी, वाओ, oh I thought it was blue, blue, oh isn't that anti-clockwise? So anti-clockwise means the pole becomes north. This is how you move things. अच्छा, तुम्हारे इलस्ट्रेशन में एक ऐसा भी था जिसमें you know there was this shape and I don't remember the, ऐसा था and this was the shape and this was going outwards and let me find out क्या था इस शेप का नाम, क्या था बता देता हूं आपको। इलस्ट्रेशन का नाम है 6.4 and this was ABC, this was ABC and they asked me to find out the direction of induced current. भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बी बार अंदर की ओर दिया हुआ है, बी बार इनवर्ड्स, इसका एरिया वेक्टर भी मैं इनवर्ड्स बनाता हूं, एरिया वेक्टर इनवर्ड्स। सो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनवर्ड्स। आपको अगर दिक्कत होती है माइंड में करने में तो आप इस तरह लिख सकते हो, इट विल हेल्प यू ग्रेटली। सो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनवर्ड्स, बट देन अब ये बाहर जा रहा है, सो बाहर जा रहा है तो फील्ड घट रहा है, फील्ड घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है, सो वी हैव टू डू द पलटी, रिवर्स, एज फील्ड डिक्रीजेस, रिवर्स डायरेक्शन। भाई पहला इनवर्स था, अब रिवर्स डायरेक्शन की आउटवर्ड्स। अब लेंस की पलटी, अकॉर्डिंग टू लेंस रिवर्स डायरेक्शन। सो फाइनल डायरेक्शन क्या, पहले इनवर्ड था, फिर आउटवर्ड हुआ, फिर से इनवर्ड हुआ, फाइनल इनवर्ड्स। तो ऐसा जा रहा है करंट। So if you want to write it as ACBA, you can do that. So direction is ACBA. Even if you write BACB, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है, या CBAC, बात तो वही हुई। So ACBA is your direction of induced current. Any problem so far? No problems? Okay? Okay. फिर एडी करंट्स तो थियोरेटिकल है, पर सबसे पहले अब मोशनल ईएमएफ। आई लव मोशनल ईएमएफ। यू नो द ईएमएफ दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के उछण में, स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में ईएमएफ छोटा होगा, फास्ट मोशन में ईएमएफ बड़ा होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा। मोशनल ईएमएफ में आई होप यू रिमेंबर, आई एम नॉट हियर टू डिराइव दिस आइडिया, I am here to explain it and to use it. So this was the
frame, rectangular frame, and there was this danda, metallic rod, and we were pulling it like this with a constant speed v. I think magnetic field was going inside, if I'm not mistaken. This B bar going inside and this is V bar. Due to this motion of the rod inwards, the flux changed and as a result EMF was induced. So induced EMF epsilon is BLV. So those are very good equation, BLV, very good. But here it is important to understand कि ये EMF किस वजह से आया. तो the most important किरदार here is Lorentz force. इसने किया सब कुछ. Because I hope you remember force F bar, magnetic force, is Q V bar cross B bar. अगर चार्जेस का आवागमन नहीं होगा तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा. फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. V बार इधर है, B बार अंदर है, तो V बार क्रॉस B बार. सो पॉजिटिव चार्ज विल गो डाउनवर्ड्स. मैं थोड़ी जगह लेके इसको बना देता हूं, ये डंडा बड़ा बनाया मैंने. पॉजिटिव चार्ज गोज डाउनवर्ड्स and negative charge moves upwards. So can you see positive charges have accumulated here, negative here, thus giving rise to this EMF. This acts like a battery जिसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है. लवली. अगर V बार क्रॉस B बार नहीं हो पाता या जीरो होता तो ये चार्जेस ऊपर नीचे नहीं होते, तो तुम्हारा मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होता. सो इंपॉर्टेंट ये है, फॉर मोशनल ईएमएफ V बार एंड B बार शुड नॉट बी पैरेलल. आई रिपीट, अगर तुमको ईएमएफ चाहिए तो V बार और B बार पैरेलल नहीं होने चाहिए. कुछ भी और हो चलेगा, पैरेलल नहीं होना चाहिए. मुझे इस पॉइंट पे न्यूमेरिकल नंबर 10 शायद 10 आई थिंक 10, वो जेट प्लेन वाला कौन सा था? 10 था ना सर? कौन सा जेट प्लेन? ये जेट प्लेन ऐसा जा रहा था. 10 ही है कि कुछ और है? हाँ सर 10 ही है. हाँ बोलने में तो जन्म लगा रहे हो तुम लोग. एंड सबसे इंपॉर्टेंट लोचा ये था, उन्होंने हमको वेलोसिटी दिया हुआ था शायद 1800 किलोमीटर पर आवर. इससे हमने 1800 इंटू 5/18, दैट वाज 500 मीटर पर सेकेंड. एंड लेंथ आई थिंक विंग स्पैन वाज 25 मीटर, isn't it? And they had given me the Earth's magnetic field along with the dip angle. Now I am stuck because Earth की मैग्नेटिक फील्ड के दो हिस्से हैं. पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल. तो अब मुझे कौन सा यूज करना है, HE या ZE? जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक मैं EMF फाइंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एप्सिलॉन इज BLV. L और V तो है मेरे पास, बट B कौन सा यूज करूं? तो यहां पे मैंने ये देखा कि V एंड HE आर बोथ पैरेलल. एंड अगर V और B पैरेलल है तो तुम्हारा लॉरेंट्स फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इट विल नॉट कॉज एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस, तो HE वर्कआउट नहीं होगा. हियर V and HE are parallel, so force F is zero. So this does not work out. So I have to take ZE. So we choose ZE because ZE and V are perpendicular and they will work out just fine. So ZE is BE sin I. BE लगाया, sin I लगाया, और यहां पे therefore epsilon is ZE into L into V. कोई शक? Any shock here? No sir. एक और ऐसा न्यूमेरिकल था, आई गेस नंबर 7 शायद, न्यूमेरिकल 7, वो रॉड गिर रहा था समथिंग 7, यस एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट. तो आई विल टेक 7 राइट ऑन द डेक.
और वो ये कहता है, ये 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर लवली न्यूमेरिकल, एक रॉड है ऐसा कुछ है, एंड यू नो ये ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, समथिंग समथिंग, वेस्ट है ये, ईस्ट है, और विल कॉल इट ए बी, एंड लेंथ कितना 10 मीटर है शायद, एंड इट इज फॉलिंग with some velocity, I forget the velocity, कहाँ गया? Horizontal straight line 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second. 5 meter per second, and at right angles to the horizontal component, तो HE दिया हुआ है 3.3 into 10 to minus 4, that's 3 into 10 to minus 5 Tesla Weber per meter square. What is the value of instantaneous EMF? Yeah, what is the instantaneous value of EMF? एकदम आसान सी बात हो जाती है, बिकॉज एच ई है, वी है, लेंथ है, सो एप्सिलॉन इज बी एल वी विच इज एच ई एल वी, तो हलवा जैसा है ये, तो ये तो फाइंड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम्स. बट द $1 million क्वेश्चन of that which you will get not even a $1, single cent, is that उसका डायरेक्शन क्या होगा? नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस जो है वो सबसे सॉलिड है कि what is the direction of EMF and which end of the wire is at higher electrical potential. Thou shalt always look for the direction of B bar. V bar तो है ही मेरे पास. Now understand, suppose मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी तरफ से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. एक काम करते हैं, मैं घूम जाता हूं ताकि क्या है कि आपको सही डायरेक्शन पता चले. ओके, आई एम हियर सेम एज यू, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. नाउ आर वी अग्रीड? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, इंडिया के नक्शे में जैसे खड़े होते हम. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. ओके, ये जो डंडा है ना, ये ऐसे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी वी बार इस तरफ है. नाउ भाई हमारे लिए, हम साउथ में आते हैं, तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था ये अर्थ है एंड ये उसका मैग्नेट है, एंड उसका डायरेक्शन इज लाइक दिस. तो हम यहां पे कहीं पे हैं, तो हमारे मुंडी के ऊपर से जा रहा है ऐसा. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. आपसे शुरू होके मेरी तरफ आता हुआ, तो ये आपका बी बार हो गया और ये आपका वी बार हो गया. क्या दीदार हो गया? ये वी बार है, ये अंदर घुसता हुआ बी बार है. वी बार क्रॉस बी बार, मतलब पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाने वाला है? टुवर्ड्स द ईस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दिस मेकिंग सेंस? वी बार नीचू की तरफ, बी बार आपकी तरफ से यहां आ रहा है. सो वी बार क्रॉस बी बार, पॉजिटिव चार्ज गोइंग ईस्टवर्ड्स. सो V bar cross B bar is towards east. That means इंग्लिश में कहते हैं कि ईस्टवर्ड्स जा रहा है. सो पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स ईस्ट, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स वेस्ट. तो ये डंडा अब किस तरह का डंडा बन जाएगा? उसकी बैटरी कैसी दिखेगी आपको? तो मैं आपको बता देता हूं बैटरी कैसी दिखेगी. भाई ईस्टवर्ड्स जो है पॉजिटिव है, तो ईस्टवर्ड्स ये क्या हो गया? सो ये ईस्टर्न एंड है, ये वेस्टर्न एंड है. कैन यू सी? ईस्टर्न एंड इज एट अ हायर पोटेंशियल, वेस्टर्न एंड इज एट अ लोअर पोटेंशियल. सो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, मतलब एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट, इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ वेस्ट टू ईस्ट, and eastern end at a higher potential. Okay, any problem so far? Is a very important numerical. Check it out. Okay, illustration 6 on the roll. ये बहुत बढ़िया illustration है, क्योंकि illustration 6 तो साथ में है ही. इसी आइडिया से illustration 7 भी सॉल्व होगा. एंड आई थिंक एक और न्यूमेरिकल, आई थिंक 6.6 भी इसी आइडिया से सॉल्व होता है. Is it? Let me see. 6.5 भी इसी आइडिया से सॉल्व होता है. तो क्या आइडिया है?
actually they have a rod length L, and what they are doing is that they are moving it round and round. It's a very bad round, but anyways, moving it round and round with an angular speed omega, and they are asking me, and magnetic field is this, जा रहा है अंदर, no problems with that, and they are asking me कि इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बिटवीन द एज, बिटवीन द टू एंड्स. तो इट्स एज गुड. तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं डी आर, जो कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, आर. सो कंसिडर एलिमेंटल लेंथ डी आर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर. तो मोशनल ईएमएफ due to the elemental length d epsilon is BLV. तो B तो है. What is the length of this element? It is dr. And can I write V is equal to R omega? So I am left with omega B R dr. And now अब पूरे लेंथ की वजह से EMF due to whole rod इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रल डी एप्सिलॉन फ्रॉम 0 से लेकर L तक. तो इसमें से ओमेगा बी बाहर आएगा, इंटीग्रल आर डी आर. एवरीबडी नोज इंटीग्रल आर डी आर इज आर स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर L तक. एंड फाइनली यू आर लेफ्ट विथ ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2. नाउ समबडी विल आस्क मी, सर इलस्ट्रेशन 7 में दे हैव गिवन अस 10 मेटालिक स्पोक्स. तो ये तो एक ही रॉड है, उसकी वजह से ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2 है. तो अगर 10 मेटालिक स्पोक्स हुए तो भाई दिस प्रूव्स दैट दिस रॉड इज बिहेविंग एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. बट अगर 6.7 की बात करें इलस्ट्रेशन में, तो ईच स्पोक इज बिहेविंग एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. तो इफ देयर आर सो मेनी स्पोक्स एंड सो मेनी एक्टिंग बैटरीज, तो और सबका एप्सिलॉन 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 है, तो सर सबका चेंज नहीं हो जाएगा नेट ईएमएफ? नहीं. क्यों? बिकॉज ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स यहां टाइड है और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स आर ऑन द कंडक्टिंग रिम आउटसाइड. सो इट इज एज इफ ऑल दीज बैटरीज आर इन पैरेलल. सो अगर बहुत सारी बैटरीज जो हैं जिस सबका ईएमएफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन पैरेलल में है, तो what will be the net EMF? Won't it be epsilon? N batteries in parallel. Net EMF is epsilon, which is omega B L square by 2. No doubt whatsoever. चाहे 10 स्पोक हो या 20, EMF will remain omega B L square by 2 because all these batteries are seemingly in parallel with each other. So illustration 6.6, illustration 6.7, numerical 6.5, all based on the same ideology. Okay, any problems here? We are good? Okay, so shall we go forth? And now I go on to the part which is called inductance. उसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दो अलग अलग है. तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे. इसमें एक कॉइल होता है जिसमें करंट पास होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है. व्हेन आई चेंज द करंट, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. एज अ रिजल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विद द सेम कॉइल. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेल्फ inductance. Let me draw a good diagram for you in a very small time, jiffy. This is my coil and ये battery है, and understand it's a variable battery, so that current through the coil can be changed. So this is current I which is passing, and due to this current I have got a magnetic field associated with the coil and flux also, and I see that the total flux linked with the coil, this coil, is dependent on the current that is passed. कैसे सर? क्योंकि करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा. सिंपल. सो आई इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट एंड phi is Li. For the first time you looked at L. L is called coefficient of self inductance of this coil.
Now, when current changes, flux changes, and whenever flux changes, EMF is induced. So we'll call that self-induced EMF, or you can also call it back EMF, क्योंकि खुद का फ्लक्स खुद के ही साथ चेंज हुआ. Epsilon is minus n d phi by dt, most widely revered equation. So n d phi by dt is L di by dt. So you get what? Epsilon is minus L di by dt. Equation for self-induced EMF और back EMF. अच्छा, L का ऐसा यूनिट यहां से मिलता है वेबर पर एम्पियर. ऐसा यूनिट ऑफ L वेबर पर एम्पियर, और यहां से मिलता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और वी फेमसली नो इट एज हेनरी. So Henry is the SI unit of the coefficient of self-inductance. अब जो भी डिवाइस इस प्रॉपर्टी को कैरी करती है, सेल्फ इंडक्टेंस को, इट्स कॉल्ड एन इंडक्टर. इट्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. जहां से करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव, जहां से करंट निकलता है वो नेगेटिव. भाई सबसे पहली बात, दिस इंडक्टर इज द लास्ट इन द ट्राइलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. रेजिस्टर अपोजेस करंट, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज. इंडक्टर क्या करता है जी? इंडक्टर अपोजेस द राइज और डीके ऑफ करंट. इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट. अगर करंट पास हो रहा है, कांस्टेंट है, इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं करेगा. पर जैसे तुम करंट को बढ़ाने की या घटाने की कोशिश किए, तो ये इंडक्टर उस चीज को अपोज करेगा. सो दैट इज द आइडिया ऑफ एन इंडक्टर. इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी stored in inductor U is half L I square. बहुत ही सुंदर इक्वेशन. U is equal to half L I square. Inductors in series. ये इंडक्टर्स है L1 and L2. You can see they are in series. Same current is passing. तो equivalent inductance LS is L1 plus L2. एंड अगर इंडक्टर्स पैरेलल में है, दिस इज द आइडिया. ये L1, ये L2, दे आर इन पैरेलल, करंट इज डिवाइडिंग. तो इक्विवेलेंट पैरेलल इंडक्टेंस, सेम इक्वेशंस लाइक रेजिस्टेंस 1 by L1 plus 1 by L2. Okay, are you checking this out? Okay. नाउ आगे बढ़ जाते. अब ये सोलेनॉइड भी तो इंडक्टेंस रखता है. सोलेनॉइड ऑल्सो है सेल्फ इंडक्टेंस. तो सोलेनॉइड की कितनी इंडक्टेंस है वो फाइंड करने के लिए हम चलते हैं आगे. लेट अस गो. एंड फिर वो कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है, क्या एनर्जी डेंसिटी है, वो भी फाइंड करना है. सो लेट्स रॉक एंड रोल. फॉर ए सुन लो, तुम्हारी प्यारी सुन लो भाई. सोलेनॉइड है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ L, एंड करंट टाइप पासेस थ्रू इट. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहां आपने वो फाइंड करना है, फिर फाइंड कर लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड B, म्यू नॉट छोटा ni. आपको छोटे n की जगह म्यू नॉट बड़ा ni बाय L लिखना है तो भी बी माई गेस्ट. नाउ फ्लक्स through the solenoid, through all turns, isn't it BAN? B is mu naught Ni by L into area A into number of turns N. So BA would be flux through singleton, flux associated with singleton. Flux through all turns would be BAN. So this would be mu naught N square AI by L. And now self inductance, टोटल फ्लक्स. अब तुम बोलोगे सर N5 लगाएंगे फिर से? नहीं. अगर तुमको N5 लगाना होता है, N5 वुड बी N नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स विद ईच टर्न. तो तुम यहां भी कर सकते थे, यहां पहले 5 ले लेते BA, फिर यहां N5 कर लेते. दिस इज टोटल फ्लक्स. तो phi टोटल ओवर करंट I, मैंने I निकाल दिया. सो आई एम लेफ्ट विथ
L is mu naught n square A by L. एंड एक और इक्वेशन भी है ऑल्सो, छोटा n इज बड़ा n बाय L, तो बड़ा n इज छोटा n इंटू L. इसको यहां लगा डाला, n स्क्वायर छोटा L स्क्वायर, बुम बुम, एंड वी आर गुड. तुमको जो भी इक्वेशन अच्छा लगे, म्यू नॉट बड़ा एन स्क्वायर ए बाय एल या म्यू नॉट छोटा एन स्क्वायर ए एल, बात तो वही है. दिस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड. एंड अब एनर्जी डेंसिटी, ये एक इलस्ट्रेशन ही है जी. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. सो रो ई या रो बी इज यू ओवर वॉल्यूम विच इज यू ओवर एरिया इंटू लेंथ. मैं सबसे पहले यू फाइंड कर लूं. U is half Li square. सर क्या यूज करने वाले हो? पहला तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिड, एक्चुअली ये वाला आपको जो अच्छा लगे. तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल एंड करंट आई यहां से, इजंट इट बी एल बाय म्यू नॉट एन, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर. आप देखो धमाधमी से चीजें कट होंगी. टच टच, एक म्यू नॉट का टच, एक लेंथ का टच, एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? बी स्क्वायर ए एल बाय 2 म्यू नॉट. भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कुछ बचा नहीं है. यू ये रहा, आल डाल दो, तो रो बी इज बी स्क्वायर ए एल बाय 2 म्यू नॉट इंटू 1 बाय आल. आल इज वेल, आल कट गया, तो रो बी is b square by 2 mu naught. By ladies and gentlemen, energy density एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका ऐसा यूनिट जूल पर मीटर क्यूब. आर यू चेकिंग दिस आउट? ऑलराइट. एंड फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें करेंगे. म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब दो कॉइल आ जाएंगे जी. ये अब तक इतना चल रहा था सेल्फ इंडक्टेंस, अब दो कॉइल, करंट एक में पास होगा, बाजू वाले के साथ फ्लक्स लिंक होगा. एंड जब भी करंट चेंज इस पहले कॉइल दूसरे कॉइल में होता है, पहले कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है एंड ईएमएफ इंड्यूस होता है. सो करंट चेंज एक में, फ्लक्स चेंज दूसरे में, ईएमएफ इंड्यूस दूसरे में, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल. क्या बात, आओ देख लेते हैं फटाफट. म्यूचुअल इंडक्शन, तो जैसे मैंने बताया था, ये दो कॉइल, ये कॉइल नंबर 1 जिसमें सिर्फ गैल्वानोमीटर है और दूसरे कॉइल में बैटरी है ऑफ कोर्स. ये कॉइल नंबर 2 एंड करंट पास हो रहा है I2 एंड ड्यू टू दिस करंट यहां पे फील्ड और फ्लक्स लिंक होता है, जो बाजू वाले के साथ भी लिंक होता है. वाह, क्योंकि बाजू में. सो करंट पासिस थ्रू कॉइल 2, फ्लक्स इज लिंक्ड विथ कॉइल 1 एंड अगर तुम ये I2 को बढ़ाते हो तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा. सो द फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1 N1 is proportional to the current passing through coil 2, and as a result I introduce a constant of proportionality. N1 is M12 I2. अब सर ये M12 कौन है भला? भाई M12 जो है, it is the coefficient of mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. So M12 is mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. So as simple, when I2 changes, N1 changes, and whenever flux changes, EMF is induced. EMF is induced in coil 1. Oh wow, so induced EMF epsilon 1 is minus N1 d phi 1 by dt. Beautiful equation. But N1 d phi 1 by dt, isn't it M12 di2 by dt? Minus M12. Wow.
तो ये बात हमको बताती है कि करंट चेंज हो रहा है 2 में ए, और ईएमएफ चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल 1 में। एम का भी ऐसा यूनिट हेनरी है, ऐसा यूनिट ऑफ एम इज ऑल्सो हेनरी। एंड रेसिप्रोसिटी थियरम ये कहती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो, बात तो सेम ही है, बरोबर है। M12 इज M21, वील कॉल इट सिंपली M। इसका आइडिया इलस्ट्रेशन नंबर 9 देता है हमको, 9 या 10 क्या था, मैं अक्सर नंबर भूल जाता हूं। इलस्ट्रेशन 9 था शायद, 9। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, छोटे का रेडियस R1, बड़े का रेडियस R2, प्लेस कोएक्सियली, सेंटर्स कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एज आई ऑलवेज से, if you understand the concept, it is easy peasy Japaneese। ये तेरा बड़ा कॉइल R2 और ये तेरा छोटा कॉइल R1, कॉमन सेंटर। अब हम क्या करेंगे, बड़े कॉइल के थ्रू करंट पास करवाएंगे, लेट मी कॉल इट I2। सो करंट I2 पासिंग थ्रू लार्जर कॉइल, what will be the magnetic field at the center of the coil? Mag field at center. I hope you remember Moni bhai 2A. Do you? N तो है ही नहीं, mu naught I2 by 2R2. Don't you agree this field is associated with coil, this smaller coil, blue colored, and flux is linked with the coil? Flux with inner coil. Phi 1 is B2 into area, so mu naught I2 by 2R2, and what is the area of this smaller coil? Pi R1 square. And finally mutual inductance, जैसा यहां पे मिला था, M is total flux over current, M is phi 1 by I2, I2 को उड़ा डाला and लाइफ क्या बनी हमारी, जिंगा लाला, mu naught pi R1 square by 2R2. Is there anyone who is checking this 3-step process? Is that the right answer? I guess it is. Yes, sir. And हो सकता है आपको एज ए न्यूमेरिकल पूछा जाए कि स्टेट एंड प्रूव रेसिप्रोसिटी थियरम। तो स्टेट तो किया है हमने, प्रूव अब करेंगे 2 सोलेनॉइड्स को लेकर के। 2 सोलेनॉइड्स, एक के अंदर दूसरा, एक का रेडियस छोटा R1, दूसरे का रेडियस R2, एंड क्या M12 इज इक्वल टू M21 हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या हमारा रेसिप्रोसिटी थियरम आ पाता है। पर इसमें सस्पेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी आंसर पता ही है। इट डज नॉट होल्ड अस इन सस्पेंस। तो हमारे लिए, हमारे पास बड़ा ही गंदा डायग्राम होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम बाद बना रहा हूं। सो आई एम, अच्छा ओके, ये बड़ा सोलेनॉइड है आपका, एंड इसका रेडियस जो है सो R1 है, एंड इसके कोएक्सियली, मैं, प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट मेकिंग द टर्न्स एंड स्टफ, ये जो दूसरा है R2 है। तो सबसे पहले मैं करंट पास करवाऊंगा, पहले M12 M21 फाइंड करूंगा और फिर दोनों को इक्वेट करूंगा। सो फर्स्ट केस, करंट I1 passes through outer सुल्लू, तो what is the magnetic field in outer solenoid? एक एक स्टेप पकड़ने का। B1 म्यू नॉट छोटा N1 I1। ओके, अब फील्ड तो बाहर वाला सोलेनॉइड बना रहा है, पर फ्लक्स लिंक होगा अंदर वाले के साथ, तो फ्लक्स विथ इनर सोलेनॉइड, phi 2 is
यू विल से सर बैंड, ओके बैंड, बट बी किसका, 1 का, एरिया ए किसका, अंदर वाले का, एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका, किसके टर्न्स के साथ लिंक हो रहा है, अंदर वाले के साथ ना। तो आओ जी बाओ जी, म्यू नॉट n1, अच्छा एरिया कितना है, पाई r2 स्क्वायर, म्यू नॉट n1 n2 i1, उफ। अच्छा कहना इसे n2, बड़ा n2 इस छोटा n2 इंटू एल। मेरे को जगह कम पड़ने वाली है, बट डोंट वरी, आई विल मैनेज इट। म्यू नॉट n1 n2 l पाई r2 स्क्वायर i1, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस of 2 with respect to 1, that is M21 is phi 2 by I1, I1 cut, तो M21 क्या मिला मुझे, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L, ये मिल गया मुझे M21। ये पहला केस था। सेकंड केस सेम उल्टा, I2 passes through inner solenoid, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला बनाएगा B2, मतलब B2 इज म्यू नॉट N2 I2। इक्वेशन नंबर है कोई, तुम्हारा क्या नंबर है जी, है। तो ये इक्वेशन है नंबर 4। भाई फ्लक्स किसके साथ लिंक होने वाला है, बाहर वाले के साथ। सो फ्लक्स विथ आउटर सोलेनॉइड phi 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम यही बोलोगे सर जैसे phi 2 was B1 A2 N2, उसी तरह phi 1 is B2 A1 N1। भाई आई वुड लाइक यू टू होल्ड इट, हॉल्ट। तुम एरिया 1 का तो ले रहे हो नो डाउट, बट इस ब्लू कलर के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है, तो तुम ब्लू कलर के बाहर का जो एरिया है उसमें तो फ्लक्स ही लिंक नहीं होगा, सिर्फ इतने एरिया में ही फ्लक्स लिंक होगा, तो एरिया A1 नहीं A2 ही होगा, बराबर, क्योंकि इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। सो यू आर स्टक। सो म्यू नॉट N2 I2 पाई R2 स्क्वायर इंटू N1 इंटू L, ये रहा 5। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यहीं पे ला देंगे, ऑफ 1 with respect to 2, we'll call it M12 is phi 1 by I2। मरेंगे सारे धमाधम, तो M12 क्या मिला, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L। भाई अगर आपकी आंखें सलामत हैं और वीडियो चालू है, क्या आप देख पा रहे हो कि M21 एंड M12 आर सेम, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 square L, thus proved reciprocity theorem। Check this. So this was reciprocity theorem, and finally the last item of the chapter is AC generator, which does not require any full blown introductions। तुम एक कॉइल को, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स लिंक्ड N A B omega या B A N cos theta, and theta will be written as omega t, so B A N cos omega t, this is your equation number 1। and when flux changes, when coil rotates, theta changes, so flux changes, EMF is induced, so induced EMF epsilon is minus d phi by dt, तो माइनस NAB बाहर आ गया, d by dt of cos omega t, everybody knows d by dt of cos something is minus sin something, so finally epsilon is NAB omega sin omega t, and NAB omega is the maximum value, we call it epsilon 0, maximum value of EMF। So your equation for induced EMF becomes epsilon 0 sin omega t। For the first time ever you saw an EMF that is changing with the sine function, and as a result
the graph when I draw of epsilon versus omega t becomes something like this. It is a sine curve actually. So this zero, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. This one whole sine curve, this is plus epsilon 0, this is minus epsilon 0. So ये है डायग्राम, ये है ग्राफ एप्सिलॉन का. एंड अगर मैं फ्लक्स का बनाऊं तो फ्लक्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू कोसाइन. So this is flux. This is plus phi m, plus band actually, and this is minus band. You can see flux and epsilon are opposite of each other. When flux is maximum, epsilon is 0, and when epsilon is maximum, flux is 0. So flux moves according to cosine and epsilon moves according to sine. So I guess this is what I had to say regarding the numericals of chapter 6, isn't it? 6. कोई और numerical मैं कराना चाह रहा हूँ कि I think I've done majority of the numericals that I felt were good. I think so. Is there any other numerical that you would like me to do? 11 के बाद से तो सारे deleted में. I think I've done majority. Yeah. Anything that you would like me to do? Tell me. You sure? इसके पीछे वो कमला पेडल्स अ बाइसिकल वाला है. They would like you to find the maximum EMF, the maximum value of induced EMF. I think it's a goody sum. I think this is how you will move things. साथ में सारे फॉर्मूला भी लेते जाओगे एंड न्यूमेरिकल्स भी संगे संगे ही करते जाओगे. एक टॉपिक उठाए तो उसके साथ क्या क्या है वो देख लो एंड दैट इज हाउ यू शैल मूव ऑन. सो I think chapter 7 बाकी रहा जो next lecture में इसको कर लेंगे and we'll be done with revision of the entire syllabus. Any questions so far, people? Anything that you need me to do? No? Alright, then I'll see you next time. You be there. Chapter 7 is a corker. We'll do it and we'll move out. Thank you so much. Stay safe. Bye bye everyone.